वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन हीट ट्रांसफ़र में जो अपन ने हीट का ट्रांसफ़र पढ़ा है कंडक्शन विधि के द्वारा, कंडक्शन मोड के द्वारा, उसी को आगे बढ़ाते हैं। उसका रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ डेरिवेशन है और उसी में कुछ पार्ट है किरचॉफ लॉ, जो किरचॉफ का नियम है एमिसिव पावर और अब्जॉर्प्शन पावर के रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो हीट ट्रांसफ़र है, जिसे ऊष्मा की जो तरंगें होती हैं, जो करंट है, जो थर्मल करंट है एक प्रकार से, वह एकदम से एनालोगस है इलेक्ट्रिकल करंट के या इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के। तो उन्हीं चीज़ों को अपन एनालोगस या उसके समान मान के उनको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जिस प्रकार से कोई भी अगर पदार्थ, कोई भी मटेरियल अगर विद्युत का चालक होता है तो उसमें कितना प्रतिरोध होता है, उसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। उसी के अनुसार अगर कोई भी पदार्थ है वह ऊष्मा का चालक होता है तो उसमें ऊष्मीय प्रतिरोध होता है और वह ऊष्मीय प्रतिरोध होने के कारण से कितनी ऊष्मा उसमें नष्ट होती है, किसी उसमें पारगमित होती है, कितनी अब्जॉर्व होती है और कितनी रिफ्लेक्टेड होती है। और अगर ऐसे अलग अलग मटेरियल को एक साथ जोड़ दिया जाए, अर्थात उनको सीरीज़ में जोड़ दिया जाए या पैरेलल जोड़ दिया जाए, तब उसमें किस प्रकार से जो टोटल हीट कॉम्बिनेशन है वो बनेगा, कितना जो थर्मल रेजिस्टेंस है या हीट रेजिस्टेंस है वो होगा। ये सारी बातें आज अपन इस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि कोई भी एक जो अपन ने जो थर्मल कंडक्टिविटी वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें कि कोई भी एक अगर रोड है जिसकी लंबाई d है और उसका एक किनारा यहाँ पर देखिए मैंने x बराबर 0 से लेके x बराबर l, या सॉरी इसको d माना है, d लंबाई पर रखा है क्योंकि लंबाई मैंने d मानी है। वैसे नॉर्मली इसको l ही मानते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर d माना है, पहले भी d ही माना है, तो अपन यहाँ d ही लंबाई लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस d फॉर डिस्टेंस यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। तो ये इसके अगर इसको यहाँ पर कुछ ऊष्मा दी जाती है तो यहाँ पर उसको ऊष्मा दी जाती है कुछ, तो इसके इस किनारे का टेम्परेचर है वो θ1 है और इसका टेम्परेचर है वह θ2 है। अब देखिए मैंने x इसलिए माना है कि यहाँ पर जो ऊष्मा है वो x दिशा में मान रहे हैं अपन, x दिशा में उसका जो फ्लो है वो मान रहे हैं, x दिशा ये है इस प्रकार से। ओके, तो देखिए देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा थी, जो दी गई ऊर्जा है वह किन किन बातों में निर्भर करती है। जो मटेरियल की मेटालिक जो रोड ली गई थी, धातु की रोड ली गई थी या किसी भी पदार्थ की रोड ली गई थी, उसका काट क्षेत्रफल, उनके दोनों के तापांतर पर, समय पर और उसकी लंबाई पर। तो अब मैं इस टी का भाग दे दूं इस क्यू में, तो क्यू बटे टी हो जाएगा। ये हो जाएगा दी गई हीट या दी गई ऊष्मा बटे समय, अर्थात हीट की जो रेट है वो हो जाएगी, हीट की दर कितनी है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन इज इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी। यहाँ पर देखिए क्यू बटे टी था, यहाँ पर क्यू में टी का भाग दूंगा तो क्यू बटे टी हो जाएगा, लेकिन यह कुछ छोटे समय के अंतराल के लिए इसको मैंने अवकलन के रूप में लिख दिया है डी क्यू बटे डी टी माइनस के ए डी थीटा अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स क्या है, ये देखिए छोटी सी स्ट्रिप मान ली मैंने यहाँ पर एक दूरी, तो ये डी एक्स दूरी है क्योंकि ये एक्स है, तो ये 0 से लेकर डी लंबाई के लिए छोटा सा कोई पार्ट मान लिया तो ये डी एक्स दूरी है। डी थीटा यहाँ पर क्या है, डी थीटा यहाँ पर है जो नॉर्मली वैल्यू ले रहे हैं अपन, वह θ2 माइनस θ1 तापांतर। तापांतर का मतलब है फाइनल ताप माइनस प्रारंभिक इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर θ2, इनिशियल टेम्परेचर θ1, तो यहाँ पर हो जाएगा θ2 माइनस θ1, इसलिए माइनस सिंबल बाहर लिया है ताकि ये वापस माइनस का गुणा होकर इसको माइनस से गुणा कर देंगे अपन, इसको देखिए तो यह माइनस है तो θ1 माइनस θ2 बन जाएगा इसकी तरह। ओके, अब इसी को हम एक नए पैरामीटर से रिप्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू थर्मल रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी। तो थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी है जो ऊष्मा मापी की चालकता है वो क्या है, वो है अनुपात है, किन दो चीज़ों का अनुपात है, थर्मल कंडक्टिविटी का जो ऊष्मीय चालकता है उसके साथ में अनुपात है, उसमें जो क्षमता है उसकी थर्मल कैपेसिटी है वह है, तो उसके साथ में पर यूनिट वॉल्यूम के साथ में, तो यहाँ पर रो है वो वॉल्यूम के रूप में इसको काम में लिया गया है। तो यहाँ पर जो थर्मोमेट्रिक कंडक्टिविटी है वो कैपिटल डी से मैंने दर्शाया है, दैट इज गिवन इज इक्वल टू के अपॉन रो सी। सी है वो थर्मल कैपेसिटी है। ओके,
तो यहाँ पर जो डी है वो क्या बता रहा है, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि ये एक्चुअल में जो थर्मोमीट्रिक कंडक्टिविटी है यह बताता है समय के साथ तापमान में परिवर्तन की दर का मापन। इस समय है उसके साथ में जो टेम्परेचर की रेट है वो चेंज कैसे हो रही है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए एक छोटी सी बात को आप इमेजिन कीजिए कि जिस प्रकार से कोई भी धातु है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, तो उसमें जो करंट फ्लो होती है, तो जो धारा प्रवाह है, धारा वो क्या है, फ्लो रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन टेम्परेचर। तो किसी भी ताप पर जो आवेश प्रवाह की दर है उसको अपन धारा बोलते हैं। वहाँ पर तो आवेश प्रवाहित होते हैं और यहाँ पर जो है वह ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, और वह भी ठीक वैसे ही प्रवाहित हो रही है जो अपने बताया था कि इसमें 3-4 कारण हैं। एक तो उसका इलास्टिक मीडियम होने की वजह से, एक जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वाइब्रेशन, और एटम्स हैं उनका अपने लेटिस के चारों तरफ रोटेशन, और एक इसका और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका माइग्रेशन या उनके एनर्जी का ट्रांसफ़र करना। ओके, तो ठीक वैसे ही हीट में भी वही फिनोमेना है हीट फ्लो के अंदर। तो उसके एनालोगस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उसी के एनालोगस या उसी के माफिक, उसी के अनुसार, उसी के समकक्ष थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर हीट का कंडक्शन है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस होगा। अब वो थर्मल रेजिस्टेंस क्या है वो अपन यहाँ पर डिराइव करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है जो थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, उसके अनुसार किसी भी अगर एक डी लंबाई की रोड को तापांतर थीटा1 माइनस थीटा2 के बीच में तापमान हो, तो टी समय के लिए ए अगर इसका क्रॉस सेक्शन है तो जो के उसमें क्या लगता है, तब उसके लिए जो दी गई ऊष्मा है हीट ऑफ वैक्यू इज इक्वल टू के ए थीटा1 माइनस थीटा2 डिवाइडेड बाई डी इंटू टी होता है। अब मैं यहाँ पर इसको क्यू बटे टी को एक पैरामीटर मानता हूँ एच एज ए हीट फ्लो रेट मानता हूँ। वहाँ पर स्मॉल क्यू बटे टी, देखिए इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें तो स्मॉल क्यू बटे टी बराबर आई माना था। आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को अपन ने करंट माना था। तो यहाँ पर ऊष्मा प्रवाह की दर को अपन ने माना है हीट करंट, ऊष्मीय धारा। अब इसके अनुसार देखिए यहाँ पर मैंने टी है ये क्यू बटे टी बनाया तो ये एच हो गया ना। ओके, एच बराबर क्यू बटे टी इज इक्वल टू, ये बचा है मेरे पास में क्या कि वैल्यू जो बची है वो है डेल्टा थीटा बराबर माना मैंने थीटा1 माइनस थीटा2, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा बटे डी इंटू ए, ये वाला, ये देखिए ए डेल्टा थीटा बटे डी, ये आ गया। ओके, तो यहाँ पर सॉरी ए भी है। अब ठीक वैसे ही देखिए आप ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या है, आई बराबर वी बटे आर, ये सूत्र है ओम के नियम के अनुसार करंट के लिए। तो ठीक वैसे ही आर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था कि पोटेंशियल है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, वहाँ पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी था, तो यहाँ पर क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो उसी के रिस्पेक्ट में अपन यहाँ पर एनालॉगस ले सकते हैं, यहाँ पर के भी आएगा, तो इसी के एनालॉगस अपन क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर के ए बटे आर, के ए बटे एच को भी अपन सॉरी यहाँ पर डेल्टा थीटा बटे आर, सॉरी जैसे यहाँ पर आई बराबर वी बटे आर था, तो यहाँ पर डेल्टा थीटा बटे आर अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पर इसके एनालॉगस में, ध्यान रखिए ये अभी लगाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए आई बराबर वी बटे आर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे भी इसमें भी ये है एच है वो एक्चुअल में हीट करंट है, तो उसके बराबर वी बटे आर, तो इसकी तुलना कीजिए इससे, जो ये वाला फॉर्मूला था इसकी तुलना कीजिए। इसको देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए एच बराबर आ जाएगा के ए डेल्टा थीटा बटे डी, और मैं अब लिखता हूँ एच बराबर डेल्टा थीटा बटे आर। तो डेल्टा थीटा तो ये है यहाँ पर, तो 1/r के बराबर क्या आया है, के ए बटे डी, ये आया के ए बटे डी। तो r बराबर आ गया डी बटे के ए, इसका मतलब ये हो गया ऊष्मीय प्रतिरोध,
कि जिस प्रकार से किसी भी धातु में, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध R होता है, वह V/R होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर R का मान है जो V/I होता है प्रतिरोध का मान, ठीक ऐसे यहाँ पर जो R का मान है वह हो गया है D/KA। तो D यहाँ पर है कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल के लिए लंबाई, A उसका काट क्षेत्रफल और K उसकी ऊष्मीय चालकता या ऊष्मीय चालकता गुणांक। तो इसके द्वारा अपन उसका ऊष्मीय प्रतिरोध को RTS थर्मल ऊष्मीय प्रतिरोध उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर R इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस इज एनालॉगी टू इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर एनालॉजिकल जो रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या है, अगर कोई भी मैं रेजिस्टेंस किसी मटेरियल के लिए लेता हूँ तो गौर से देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। इवन अपन जब डीसी और एसी करंट पढ़ेंगे तो इसमें इसको पूरा पढ़ेंगे भी, लेकिन ये सिंपल है जो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि R इज इक्वल टू क्या होता है ρ/L, सॉरी ρL/A यह होता है प्रतिरोध के लिए सिंबल। तो ρ बराबर RA/L, तो इसका मात्रक ओम मीटर आता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, देखिए प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध गुणा लंबाई बटे इसका काट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर इस विद्युत प्रतिरोध वाले सूत्र से कि R बराबर ρL/A है, रो इसको कैपिटल ले लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो L लंबाई है, A काट क्षेत्रफल है और रो है उसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। वो एक मटेरियलिक प्रॉपर्टी है, वह हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे लोहे की प्रतिरोधकता अलग होगी प्रतिरोधकता, और चांदी की अलग होगी, सोने की अलग होगी, लकड़ी की अलग होगी, प्लास्टिक की अलग होगी, एबनाइट की अलग होगी, पानी की अलग होगी, सबकी रेसिस्टिविटी है वो अलग अलग होती है। तो इसी के एनालॉगस देखिए यहाँ पर रो है, तो यहाँ पर क्या है, रो के एनालॉगस अपने पास में आएगा के, वहाँ पर L है तो यहाँ पर D, तो A है तो A। तो ठीक देखिए ऐसे ही अपन ने जो डिस्कस किया है वो जो सूत्र है अपना D/KA, तो वहाँ पर सूत्र क्या है D/KA। तो देखिए D के एनालॉगस तो आ गया है, यह थर्मल प्रतिरोध है और यह इलेक्ट्रिकल प्रतिरोध का है। तो D के एनालॉगस तो लंबाई है, दोनों लंबाई है। A के एनालॉगस A है, यहाँ पर प्रतिरोधकता है तो यहाँ पर 1/K उसके एनालॉगस आ गया। तो कहने का मतलब है इसे हम सेम इस फॉर्मूले से इसकी तुलना कर सकते हैं। अब देखिए इसके अनुसार, तो अभी इसके अनुसार देखिए आप कि जितना ज़्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा वह पदार्थ है हीट इंसुलेटर होगा। अगर किसी का थर्मल प्रतिरोध ज़्यादा है तो वह इंसुलेटर होगा। जैसे कि मैं कहूँ धातु मेटालिक होते हैं, वो हीट कंडक्टर होते हैं। किसी भी धातु के टुकड़े को आप गर्म करोगे तो उसका दूसरा सिरा बहुत जल्दी ही गर्म हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक है या ग्लास है, कांच है या लकड़ी है, ये हीट इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। थर्माकोल है सबसे बेस्ट एग्जांपल, हवा है, तो ये सारी चीज़ें होती है वो हीट इंसुलेटर की तरह काम करती हैं। तो जिसके थर्मल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा वह उतना ही हीट इंसुलेटर। ठीक ऐसे ही जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा वह उतना ही ज़्यादा इंसुलेटर, उसको कुचालक बोलते हैं। तो यहाँ पर उसमें कुचालक वो होगा जिसका जो तापीय प्रतिरोध है वो ज़्यादा होगा। अब जो हीट इंसुलेटर है उसका मात्रक उसके अनुसार अपन लिख सकते हैं। इसका मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड सेकंड पर कैलोरी या केल्विन सेकंड पर किलो कैलोरी, इसके मात्रक आप लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया है कि जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वह और हीट फिनोमिना है वह दोनों में। देखिए जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या ओम्स के लॉ की या करंट की या वोल्टेज की, तब उसमें करंट क्या होता है, वह आवेश प्रवाह की दर है। तो उसको मैंने dQ/dt माना। तो इसके रिस्पेक्ट में जो थर्मल करंट है वो क्या थी, जिसको मैंने H के बराबर माना था, उसको ITS बोल के dQ/dt, D कैपिटल Q, यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर नहीं है, यहाँ पर यह है ऊष्मा प्रवाह की दर, ताप प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर। यहाँ पर देखिए I क्या था, इसको मैं बोल सकता हूँ V1 - V2 जो विभांतर बटे प्रतिरोध। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो थर्मल करंट है वो जाएगी तापांतर बटे थर्मल प्रतिरोध। दोनों एक दूसरे के देखो एक जैसे जैसे आ रहे हैं, यहाँ पर विभांतर है या तापांतर है, या प्रतिरोध है या प्रतिरोध है। यहाँ पर I करंट के लिए, यहाँ पर थर्मल करंट के लिए, यहाँ पर आवेश है तो यहाँ पर ऊष्मा है। ओके, ठीक ऐसे ही देखिए यहाँ पर
ये R बराबर रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए। तो रो है प्रतिरोधकता और सिग्मा है चालकता। तो ठीक ऐसे ही एल लंबाई है, ए है काट क्षेत्रफल है और सिग्मा चालकता है, विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और यह इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो ठीक ऐसे ही जो थर्मल प्रतिरोध है उसके लिए देखिए लंबाई, यहाँ पर भी लंबाई है तो यहाँ पर भी लंबाई है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी, ये काट क्षेत्रफल ये काट क्षेत्रफल। तो ठीक वैसे ही है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेसिस्टिविटी है, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना है वह थर्मल फिनोमिना के एनालॉगस या उसके समानुपातिक ही होता है, तो वैसा ही व्यवहार करता है। अब देखिए इसी के थ्रू अपन लिख सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी एक रोड है जिसको ऊष्मा जिसमें देने की दर है वह डी क्यू बटे डी टी है, इसकी लंबाई है डी है और थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसका टेम्परेचर है, तापांतर है। तो डी क्यू बटे डी टी का मान कैसे दिया जाएगा, वह हो जाएगा के ए डी थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये वाला मान। यहाँ पर देखिए अभी इसको डी थीटा बटे डी एक्स नहीं लिखा है, ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 इसलिए माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 तापांतर है, ताप की प्रवणता नहीं है, ताप की प्रवणता थीटा 2 माइनस थीटा 1 बटे डी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो डी क्यू बटे डी टी इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई आर टी। ये कैसे आया, क्योंकि ये है आई थर्मल, इसको बोलते हैं आई थर्मल या थर्मल करंट। तो थर्मल करंट क्या होगी, तापांतर बटे प्रतिरोध, तापांतर बटे, तो तापांतर क्या है थीटा 1 माइनस थीटा 2 और प्रतिरोध क्या है आर टी। तो आर टी का मान देखिए, अब इसी को वापस, इसी को मैं यहाँ पर देखिए वापस लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए कि डी क्यू बटे डी टी के ए बटे डी थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर थीटा 1 माइनस थीटा 2 आर टी बराबर आई टी एच, ये फॉर्मूला। अब आर टी का मान देखिए कैसे, तो इसी को देखिए थीटा 1 माइनस थीटा 2, अब इस पूरी की पूरी राशि को है ना इसके नीचे ले आइए हर में, तो हर में लेके आएंगे तो जाएगा डी बटे के ए, तो डी बटे के। अब देखिए ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बराबर कर दिया, ओके, बटे आर टी, तो आर टी के बराबर क्या आएगा डी अपॉन के ए, तो ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब ठीक जैसे अपन पढ़ते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध दो प्रकार से संयोजित किए जाते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन या सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कनेक्शन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक वैसे ही अपन यहाँ पर जो हीट कंडक्टिविटी है उसके लिए भी मटेरियल है या जो थर्मल रेजिस्टेंस है उनको भी अपन सीरीज के रूप में और पैरेलल के रूप में जोड़ सकते हैं, उनका कनेक्शन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं देखिए कि आप एक लोहे का तार लीजिए मोटा और उसके साथ में पतला सा कॉपर या तांबे का तार जोड़ दीजिए, दोनों अलग अलग पदार्थ के तार हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ के मटेरियल हैं, तो दोनों की जो हीट कंडक्टिविटी है वो अलग अलग होगी, लेकिन इस संपूर्ण सिस्टम की जो हीट कंडक्टिविटी है या हीट रेजिस्टिविटी है वो कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। या उन दोनों को सीरीज में भी जोड़ सकते हैं या उन दोनों को एक साथ किसी भी प्लेट के सहारे अपन पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो कनेक्शन है उनके थ्रू अपन जो हीट रेजिस्टेंस होता है सीरीज का और पैरेलल का वो कितना आएगा वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर हीट रेजिस्टेंस। तो देखिए मैंने दो प्रकार की रोड ले ली है, एक रोड ये है और एक रोड ये, दोनों प्रकार की रोड को मैंने जोड़ा। एक देखिए ये रोड है, ये अलग पदार्थ की बनी हुई है और ये वाली है ये अलग प्रकार के पदार्थ की बनी हुई है। इसका जो हीट रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका हीट रेजिस्टेंस है वो R2 है, और इन दोनों को एक साथ यहाँ पर जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद में जब इस किनारे को पहली रोड, इसको 1 नंबर बोल दीजिए, इसको 2 नंबर, पहली रोड के किनारे को ऊष्मा दी जाती है H1, ऊष्मा की दर है या प्रवाह करने की, ऊष्मा नहीं है, प्रति सेकंड टाइम है ना, तो इसलिए उसको पर सेकंड जो हीट फ्लो की जाती है वो H1 है। तब इसका तापमान थीटा 1 था और यह धीरे धीरे बढ़ के इस किनारे तक दूसरी रोड तक पहुंचा, अंतिम किनारे तक थीटा 2 हो गया। अब दो चीज़ें हैं, एक तो इसके सेंटर में जहाँ पर कनेक्शन है, सेंटर नहीं है वो, दोनों की लंबाई भी अलग अलग है, ध्यान रखिएगा D1 और D2। तो जो दोनों का संधि बिंदु है जहाँ पर दोनों रोड्स में आपस में जॉइंट है उस बिंदु पर टेम्परेचर कितना होगा ध्यान रखिएगा। इसके थ्रू अपन अगर दोनों रोड समान आकार की हैं, दोनों समान लंबाई की हैं, समान क्रॉस सेक्शन के हैं, तो उसके मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है
कि आपको हीट को ट्रांसफ़र करना है तो एक मटेरियल के साथ में दूसरा मटेरियल का कॉम्बिनेशन कैसे करें ताकि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र हो या मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र रुक जाए। दोनों चीज़ें इसके द्वारा स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले H1 का मतलब है यहाँ पर पहली रोड में प्रवाहित हीट करंट, थर्मल हीट करंट। तो वह क्या होगी, वो होगी तापांतर बटे प्रतिरोध। सीधा सीधा अपने पढ़ा अभी। तो तापांतर पहली रोड के लिए कितना है, θ1 माइनस थीटा। देखिए इसका पहली रोड केवल इतनी ही है, ध्यान रखिएगा, θ1 से लेकर थीटा तक। तो इसमें से ये घटा देंगे, ओके, ये R1 आ गया इसका प्रतिरोध। दूसरी रोड के लिए कितना होगा, दूसरी रोड के लिए टेम्परेचर ये होगा, ये नहीं होगा, दूसरी रोड का यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो टेम्परेचर होगा θ माइनस θ2, तो ये θ माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R2। अब देखिएगा कि दोनों रोड आपस में सीरीज में जुड़ी हुई हैं। तो सीरीज में जुड़ी होने के कारण से जो कुल इसकी करंट होगी, यहाँ से जितनी भी धारा जो हीट प्रवाहित होगी वह सारी की सारी इसके थ्रू होती हुई यहाँ तक पहुँचेगी ना। इसका मतलब है कि दोनों के मान समान होंगे। शर्त यहाँ पर यह है कि दोनों के क्रॉस सेक्शन हैं वो बराबर लिए हुए हैं, A1 बराबर A2 है। ध्यान, अच्छा, दोनों जो तार हैं या दोनों रोड हैं उनकी मोटाई या उनके काट क्षेत्रफल एक जैसे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो मैंने शर्त के अनुसार S बराबर H1 माइनस बराबर H2 कर दिया है। तो इसके अनुसार देखिए इस सूत्र से θ1 माइनस थीटा बराबर H1 R1। तो θ1 माइनस थीटा इक्वल टू H1 R1। H1 कितना है, H के बराबर है, तो H R1। अब इसके अनुसार θ माइनस θ2 बराबर H2 R2। तो θ माइनस θ2 बराबर H2 लिखना है, H2 R2 बराबर H R2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 इनको ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल जाएगा, इधर आएगा θ1 माइनस θ2। तो तापांतर आ गए ना, θ1 माइनस θ2, ओके, बराबर H R1 प्लस R2। ये जोड़ेंगे, देखिए H R1 प्लस R2, ओके। अब इसके थ्रू हो जाएगा H का मान, H का मतलब टोटल जो हीट करंट है वह है जो यहाँ से प्रवाहित हुई यहाँ तक चली गई थी, वह आ गई है θ1 माइनस θ2 बटे R1 प्लस R2, ये वाला देखिए। अब मैं इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, θ1 माइनस θ2 बटे R, क्योंकि R तो कुल जो प्रतिरोध है रोड का, दोनों रोडों को मिला के उसके बराबर है। तो ये जो कुल प्रतिरोध है वो किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2। तो जो जब अपन दो रोड्स को या दो मटेरियल को, दो तारों को जोड़ते हैं और उसमें से जो तापीय करंट प्रवाहित करते हैं या ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, तो उनके जो प्रतिरोध होते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस, वो सीरीज में होने पर सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कि अपन करंट वाले सर्किट में जोड़ते हैं। अब अगर दोनों रोड्स को या दोनों तारों को पैरेलल कनेक्शन किया जाए, पैरेलल कनेक्शन कैसे होंगे, देखिए एक ये तार है और एक ये तार है, रोड है, दोनों को एक साथ जोड़ा है और दोनों का कनेक्शन एक साथ ऐसे कर रखा है किसी प्लेट के साथ। इसको इसको कुछ ऊष्मा दी जाती है, तो इसका टेम्परेचर है θ1 और इसका θ2। अब देखिए क्योंकि इसका अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो अलग होगी। करंट का मतलब थर्मल करंट, हीट करंट, इसमें अलग होगी। तो ये H1 होगी, ये H2 होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है और दोनों एक साथ जुड़ी हुई भी नहीं है। इनके पहले किनारे जुड़े हुए हैं, आखिरी किनारे जुड़े हैं, बीच से थोड़ी जुड़ी हुई है। तो इसमें अलग से प्रवाहित होगी, इसमें अलग से प्रवाहित होगी। तो ऐसे ही देखिए। अब लेकिन दोनों के तापांतर कितना होगा, θ1 माइनस θ2 तापांतर होगा। तो H1 बराबर θ1 माइनस θ2 बटे R1 और H2 बराबर θ1 माइनस θ2 बटे R2। अब दोनों को, क्योंकि दोनों के अंदर जो इसमें भी H1 प्रवाहित हो रही है हीट करंट और इसमें भी H2 हो रही है, तो दोनों में कुल कितनी होगी, दोनों को जोड़िए। यहाँ पर दोनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सीरीज के अंदर जितनी भी हीट यहाँ से फ्लो हो रही थी वो सारी संपूर्ण सिस्टम में जा रही थी। यहाँ पर इसमें अलग हीट जा रही है, इसमें अलग जा रही है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर कुल हीट करंट आ जाएगी अपने पास में। तो H बराबर H1 प्लस H2 आ गई। दोनों को जोड़िए, देखिए θ1 माइनस θ2 कॉमन ले लीजिए, इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका देखिए θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई R, तो 2 के बराबर ये होता है, ये बराबर होता है। तो R के बराबर क्या आएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ठीक वैसे ही जैसे समानांतर क्रम में अपन जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, तो हीट फ्लो के लिए भी जो प्रतिरोध है, जो ऊष्मीय प्रतिरोध है, वह दोनों को पैरेलल फॉर्म में जोड़ने पर ठीक ऐसे ही आएगा जैसे विद्युत में जोड़ते हैं। अब देखिए जो अपन ने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़े हैं उनको अपन ठीक
उसी प्रकार से रिपीट करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं अपन। रेजिस्टेंस को अब अपन रेसिस्टिविटी से रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे ध्यान है आपको कि आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, तो रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये आ गया ना। तो ठीक, ये पर रो क्या है, प्रतिरोधकता है, आर क्या है, प्रतिरोध है, ए क्या है, काट क्षेत्रफल, एल क्या है, लंबाई। तो ठीक ऐसे ही अभी अपन जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, तो सबसे पहले प्रतिरोध याद करते हैं, आर इज इक्वल टू डी अपॉन के ए होता है ना, आर इज इक्वल टू डी अपॉन के ए। थर्मल जो प्रतिरोध है वो इस सूत्र से दिया जाता है। तो पहली रोड के लिए अगर सीरीज में है तो प्रतिरोध हो जाएगा सीरीज, ध्यान रखिए सीरीज है, ये सीरीज कनेक्शन के लिए। तो R1 बराबर D1 अपॉन K1 A। अब ए क्यों, क्योंकि दोनों का मैंने काट क्षेत्रफल समान ले रखा है। ओके, R2 दूसरी रोड के लिए R2 बराबर D2 K2 अपॉन इंटू A। अब सीरीज में है तो सीरीज में होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों की डिस्टेंस को जोड़ दो तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी D1 प्लस D2। और सीरीज में उनकी सपोज दोनों की मिला के जो मिली जुली थर्मल कंडक्टिविटी आई है वो मैंने के सीरीज मान ली है, और काट क्षेत्रफल A। तो RS कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई KSA, ये हो गया RS। RS का मतलब क्या है, प्रतिरोध सीरीज में है तो प्रतिरोध सीरीज में होने की वजह से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो अपन ने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र में सारे मान रख दीजिए, R1 R2 RS। तो देखिए RS का मान कितना है, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई KSA बराबर R1 का मान कितना है, D1 अपॉन K1A प्लस R2 का मान कितना है, D2 अपॉन K2A। ध्यान रखिए अब ए सब जगह कॉमन है तो ए को काट दीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों जो रोड हैं या दोनों जो तार हैं जो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है उनकी लंबाई बराबर है, अर्थात D1 बराबर D2, तब देखिए क्या होगा, लंबाई बराबर नहीं है तब सूत्र अलग बनेगा। तब सूत्र क्या बन जाएगा, D1 प्लस D2 अपॉन KS बराबर D1 K1 प्लस D2 K2, ये वाला सूत्र बनेगा तब देखिए इसके द्वारा। लेकिन अगर D1 बराबर D2 है, लंबाई बराबर है, तो सारे के D1, तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो D1 प्लस D2 बराबर 2D हो जाएगा। तो 2D, ये A सब कैंसिल है, ये D ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए बचेगा 2 अपॉन KS, ये दोबारा बार बार क्यों आ रहा है, ठीक है। तो 2 अपॉन KS बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो KS अर्थात अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में ज्ञात करना है मुझे सीरीज कनेक्शन। दो अलग अलग मटेरियल की पदार्थों की रोड को एक साथ सीरीज में जोड़ा गया है और दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दी गई है, K1 और K2 दी गई है, और दोनों समान लंबाई की हैं और समान ही काट क्षेत्रफल की हैं। तो दोनों के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, टोटल थर्मल कंडक्टिविटी आएगी, वह आएगी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अर्थात देखिए जो सीरीज में आती है उसका दुगुना आया नॉर्मली, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है, सूत्र जो लग रहा है वो पैरेलल की तरह लग रहा है, लेकिन ये सीरीज कनेक्शन है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, ध्यान रखिएगा। ओके, अब वापस थर्मल कंडक्टिविटी के रूप में ज्ञात करते हैं। जब दोनों जो तार या रोड हैं उनको अपन थर्मली जोड़ते हैं पैरेलल फॉर्म में। तो देखिए पैरेलल फॉर्म में जोड़ा है तो θ1 θ2 टेम्परेचर है, दोनों के क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A1 A2 दिए गए हैं। अब मैंने क्या है कि पहले दोनों को जब पैरेलल जोड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके क्रॉस सेक्शन अपन बराबर ही रखें, हालांकि बराबर तो यहाँ पर भी रखने की ज़रूरत नहीं है सीरीज़ में भी, लेकिन सीरीज़ में क्या है कि कनेक्शन के हिसाब से ठीक रहता है। हालांकि अपनी सुविधा के लिए लिया, अगर सुविधा के हिसाब से नहीं भी लेंगे तो उसका भी अपन फॉर्मूला इसी इजीली A1 और A2 का मान इसमें यहाँ पर जो A है उसको A1 कर दीजिए और दूसरे को A को A2 कर दीजिए, तो वो आप याद कर सकते हैं फॉर्मूला सिंपली। अब देखिए जब पैरेलल में है तब जो हीट फ्लो है H1 बराबर K1 A1 θ1 माइनस θ2 बटे D। टी इसीलिए माना है कि दोनों जो रोड हैं उनको अगर मैं पैरेलली कनेक्ट करता हूँ तो दोनों की लंबाई समान है, एक जैसी लंबाई है। ओके, और दूसरी H2 बराबर K2 A2 θ1 माइनस θ2 बटे D। तो देखिए पहली रोड के लिए थर्मल कंडक्टिविटी K1, दूसरी रोड के लिए K2, पहली रोड का काट क्षेत्रफल A1, दूसरी का A2, पहले की लंबाई D1, दूसरी की लंबाई D1। अब जो पैरेलल है तो पैरेलल होने के बाद में क्या होगा, पैरेलल होने में थर्मल कंडक्टिविटी सपोज KP K पैरेलल, और दोनों जो काट क्षेत्रफल हैं A1 और A2 वो जुड़ने के बाद में दो रोड हैं, सपोज एक 5 सेंटीमीटर मोटी एक 4 सेंटीमीटर, तो टोटल मोटाई कितनी जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे A1 और A2 जुड़ के टोटल क्रॉस सेक्शन देंगे तो A1 A2 जाएगा, टेम्परेचर वही रहेगा θ1 माइनस θ2, लंबाई वही रहेगी D। ओके,
इसका मतलब जो पैरेलल है उसके लिए जो हीट फ्लो होगा वो हो जाएगा के पी, पी यहाँ पर सफिक्स है, ध्यान रखिएगा, पी यहाँ पर सिंपल सफिक्स है इसके पैरामीटर के रूप में, A1 प्लस A2 इंटू θ1 माइनस θ2 बटे डी। अब पैरेलल के अंदर जो अपन ने देखा इस पर कि जो आपस में देखिए जो हीट करंट है वो पैरेलल में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, H1 प्लस H2 अभी भी अपने देखा था। तो इस सूत्र का ध्यान, अब इसमें मान रख दीजिए, पहले रेजिस्टेंस वाले मान रखा था, अभी अपन मान रख रहे हैं जो हीट फ्लो रेट है उसमें। तो HP का मान रख दीजिए, H1 का मान रख दीजिए और H2 का मान रख दीजिए। तो जो पैरेलल के लिए मान रखा H, तो यहाँ पर के पी A1 प्लस A2 इंटू θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू K1 A1 θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई डी प्लस K2 A2 θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई डी। ये सारे मान मैंने रख दिए, देखिए ये मान HP का, ये H1 का, ये H2 का। ओके, अब इनमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए डी कॉमन है, डी को काट दीजिए, θ1 माइनस θ2 कॉमन है, ये काट दीजिए, बचा क्या है, इधर बचा के पी A1 A2, इधर K1 A1, इधर K2 A2। तो देखिए के पी A1 A2, K1 A1 प्लस K2 A2, ये बच गए ना। तो के पी का मान ज्ञात करना है थर्मल कंडक्टिविटी का, तो कितना आएगा K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाई A1 A2। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, अगर दोनों जो रोड हैं वो बराबर बराबर क्रॉस सेक्शन के, दोनों समान मोटाई के हैं, तो A1 बराबर A2 कर दीजिए। तो A1 बराबर A2 कर देंगे तो जो मान है यहाँ पर भी एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन हो जाएगा, तो नीचे तो 2 बनेगा, ऊपर कैंसिल हो जाएंगे। तो KP बराबर K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात अगर दो समान मोटाई की, समान काट क्षेत्रफल की, समान लंबाई की अलग अलग पदार्थों की रोड को अगर समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनकी टोटल थर्मल कंडक्टिविटी है वह दोनों रोड की थर्मल कंडक्टिविटी का एवरेज होती है। एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दिया जाए। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने लायक है। ओके, थैंक यू।